गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स गुरुकुल चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र या स्थिर विद्युतिकी का नेक्स्ट टॉपिक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, और विद्युत फ्लक्स से देखो ये आरबीएससी का सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर में हम कुछ डिटेल में पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स क्या है और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है गाउस नियम। गाउस नियम क्या है और गाउस नियम से संबंधित अनुप्रयोग, यानी कि अलग अलग स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे गाउस के नियम के द्वारा। 100% एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो विद्युत फ्लक्स क्या है और एक सदिश क्षेत्रफल सदिश बोल सकते हैं या सदिश क्षेत्रफल बोल सकते हैं, वो पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले देखो हम लेते हैं विद्युत फ्लक्स क्या है। देखो एक सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल लें कि मैं ये कहूं कि हमारे पास एक नल है और इस नल के इस एरिया से, यहां से मेरे पास वाटर है वो बाहर आएगा और यहाँ पर इस तरह से सिंक बना हुआ है, ठीक है ना। ये सिंक हम जो नॉर्मली देखते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ से वाटर आया और ये पर्टिकुलर एरिया है और इसका एरिया मान लेता हूं मैं A1 और इसका जो एरिया मान लेता हूं मैं वो कितना है A2 है, ठीक है ना। तो यहां से देखो वाटर जो आ रहा है, इस वाटर को हम एक फ्लक्स से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर, यहां से जो वाटर आ रहा है यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर, ये हमारे लिए एक फ्लक्स है, ठीक है ना। यही वाटर इस सिंक में जाएगा, ठीक है। तो इसका भी एक पर्टिकुलर एरिया है और वो मान लिया मैंने A2। तो इसके इनसाइड वाटर, इसके इनसाइड जा रहा है और इस नल से बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो बाहर निकलने वाला निर्गत फ्लक्स और ये अंदर जाने वाला प्रवेशित फ्लक्स, यानी कि प्रवेश करने वाला और बाहर जाने वाला, ठीक है। तो इसी तरह देखो फ्लक्स है वो एक संख्या को बताता है, फ्लक्स है वो एक संख्या को बताता है, एक मात्रा को बताता है, इस तरह से समझे। तो विद्युत फ्लक्स का मतलब देखो क्या है, विद्युत का मतलब विद्युत क्षेत्र से संबंधित होगा और फ्लक्स है यानी कि वो किसको बता रहा है, एक मात्रा को बता रहा है, ये हुआ ना। तो देखो यहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर में विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था और विद्युत बल रेखा क्या थी हमारे पास कि एक ऐसा पथ है जिस पर एकांक धनावेश मुक्त अवस्था में क्या करता है, गति करता है। तो यहाँ पे देखो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक क्षेत्रफल है ऐसा, ठीक है, और ये क्षेत्रफल मान लिया मैंने, एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल मान लिया मैंने A, मान लिया। अब देखो अगर यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है +Q, आवेश +Q रखा हुआ, तो क्या पढ़ा था हमने, यहां से बल रेखाएं हैं वो प्लस से, प्लस है तो बल रेखाएं बाहर क्यों निकलेंगी, बाहर क्यों निकलेंगी, तो इस पृष्ठ से वो निकल रही हैं। तो इस पृष्ठ से वो बल रेखाएं निकल रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। और बल रेखाओं को हम दर्शाते हैं किससे, विद्युत क्षेत्र E से, ये हुआ ना इसका मतलब। अब देखो इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही है, 1 2 3, फ्लक्स का मान कितना हुआ, 3 हुआ। एक सिंपल भाषा में ऐसे समझे कि बल रेखाएं जो गुजर रही है इस बंद पृष्ठ से, वो हमारे लिए क्या, विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। अब ये फ्लक्स का जो मान है वो किन कारकों पर निर्भर करेगा, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझें इसको कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास यहां से 4 तीर है वो इस तरह से निकल, ठीक है ना, इस सतह से, इस एरिया से निकलेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी टेढ़ा कर दूं, इनकी दिशा तो यही है, इनकी दिशा तो यही है, अगर मैं इनको थोड़ा सा भी घुमा दूं तो क्या होगा, कुछ है वो बाहर निकलेंगे और कुछ बाहर है वो नहीं निकलेंगे। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो एक भी तीर है वो यहाँ से नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पृष्ठ है उस पृष्ठ की दिशा, उसके क्षेत्रफल की दिशा पर भी फ्लक्स का मान निर्भर करेगा, यानी कि इससे कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी वो किस पे निर्भर करेगा। इसको हमने किस तरह से रखा है, इसको हम जिस भी तरीके से रखेंगे उस पर निर्भर करेगा क्या, हमारे पास विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो मैं एक पॉइंट बताता हूं कि सदिश क्षेत्रफल क्या होता है या एरिया वेक्टर जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, और उससे हम पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स। देखो पहले ये पॉइंट समझ लें और उससे हमें और क्लियर हो जाएगा विद्युत फ्लक्स क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश, जिसको मैं नाम देता हूं एरिया वेक्टर,
देखो क्षेत्रफल है वो एक अदिश राशि होती है, लेकिन यहाँ पर हम हमारी गणनाओं के लिए, कैलकुलेशन के लिए क्षेत्रफल को एक सदिश रूप देते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्षेत्रफल सदिश क्या है, ये केवल क्षेत्रफल की दिशा को बताएगा, ये केवल क्षेत्रफल की दिशा को बताएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा को क्षेत्रफल सदिश द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल सदिश जो है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, देखो मेन पॉइंट ये है, सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत व बाहर की ओर होती है। देखो मेन जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है, क्या लिखा मैंने, क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत और बाहर की ओर, ये हमेशा चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लेंगे। तो क्षेत्रफल की दिशा को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग लिखते हैं, क्षेत्रफल सदिश। अब देखो मान लिया जाए कि हमारे पास ये एक पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तो देखो ये इस तरह से, ये हमारे पास इस तरह से है, तो इसका जो तल है वो ये है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, लंबवत और बाहर की ओर, तो इसकी जो दिशा होगी वो लंबवत और बाहर की ओर होगी, ऐसे, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल मेरे पास s है, इसका क्षेत्रफल है वो s है, तो s को सदिश रूप में क्या लिखूंगा भाई मैं, सदिश बराबर सदिश का परिमाण और उसकी दिशा, तो s और इंटू में n के। बात समझ में आ गई। अगर मेरे पास मान लो मेन जो पॉइंट है वो ये हमारे पास ऐसे है, अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो तल है वो किधर है, ये है, तो अब क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, लंबवत और बाहर की ओर। अब अगर ये ऐसे है तो किधर होगी, ये ऐसे हो जाएगी, और अगर इसको ऐसे कर दें तो दिशा ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो तल के हमेशा लंबवत और बाहर की ओर होगी। मेन जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्षेत्रफल सदिश में ये जो हमने लिखा है ये इसका सदिश रूप है और ये इसका आंकिक मान है या फिर इसका परिमाण, ठीक है। अब देखो विद्युत फ्लक्स में इसको हम किस तरह से काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स है वो क्या है, देखो ये मेरे पास एक सतह है, ठीक है। एक इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो मान लिया मैंने, एच मान लो, ए मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते। यहां से बल रेखाएं हैं वो इस तरह से गुजर रही, कोई भी आवेश रखा हुआ है, ठीक है, और धनात्मक आवेश है तो बल रेखाएं हैं वो इस तरह से बाहर की ओर जा रही है। तो बाहर की ओर जा रही है तो ये किसकी दिशा हो गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, ठीक है ना। अब देखो क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, वो किधर होगी भी, लंबवत और बाहर की ओर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो पृष्ठ है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये जो पृष्ठ है वो इस तरह से रखा हुआ है, तो इस तरह से रखा हुआ, तो इसका मतलब देखो कि ये जो दिशा होगी ये किसकी दिशा होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। तो क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच जो कोण बन रहा है वो कोण कितना बन रहा, मान लिया मैंने थीटा, कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो देखो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र मैं लिखता हूं, ये होता है फाई, और ई लगा दूं तो वो किसको बताएगा, विद्युत फ्लक्स को। और ई लगाने का मतलब क्योंकि आगे हम चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ेंगे इसलिए ई की जगह क्या जाएगा, बी, ठीक है। और इसको मैं लिखता हूं ई डॉट एस। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या कितना विद्युत क्षेत्र पास हो रहा है उसको हम किससे जानते हैं, विद्युत फ्लक्स से, ठीक है ना। और यहां से देखो हम इसको खोलते हैं, फाई ई बराबर ई इंटू एस इंटू कोस थीटा।
अदिश गुणनफल हमने पढ़ा है, बिंदु गुणनफल हमने पढ़ा है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल आएगा तो कोस थीटा, थीटा जो बन रहा हो किसके बीच बन रहा है, ई और एस के बीच। अब ध्यान से देखो, थीटा का मान बदलेंगे तो फ्लक्स का मान बदलेगा, ठीक है। तो फ्लक्स का जो मान है वो किस पे निर्भर कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के मान पर, सदिश क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल के मान पर और दोनों के बीच बनने वाले कोण पर, ठीक है ना। तो देखो ये वही कंडीशन आ गई मेरे पास। अगर मैं लिखूं यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या है, ई व एस दोनों क्या हैं, समांतर हैं। ई व एस दोनों क्या है, समांतर हैं। तो फ्लक्स फाई ई कोस 0 का मान कितना होता है भाई, 1। तो हमारे पास फ्लक्स का जो मान आएगा वो क्या, अधिकतम मान आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा, ई इंटू एस। अब देखो इसको इस तरह से समझे कि हमारे पास ये सतह है, ये हमारे पास पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई और ये मेरे पास बल रेखाओं की संख्या। अब देखो ये ऊपर की ओर और ये इधर, दोनों की दिशा क्या, लंबवत। अगर समांतर हैं तो समांतर होने का मतलब ये, समांतर होने का मतलब ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा और ये बल रेखाओं की दिशा। तो इसको ऐसे समझें, ये पृष्ठ अपने पास, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा और ये बल रेखाओं की दिशा यानी कि ई की दिशा, दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो अधिकतम से अधिकतम बल रेखाएं इससे गुजरेंगी। तो उस स्थिति में फ्लक्स का मान अधिकतम होगा जब ई और एस दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। लेकिन अगर हम कोण का मान बदलकर 90 डिग्री और 180 डिग्री कर दें तब हमारे पास मान क्या होगा, देखो यस पॉइंट ये है, अगर यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब ई व एस परस्पर लंबवत हैं, तो कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो फाई ई बराबर ई इंटू एस इंटू कोस 90 और उसका मान आ गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ये कंडीशन, ये सतह ऐसे है, बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं, तो इसके अंदर से कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, इसके ऊपर से पास हो जाएंगी या इसके नीचे से पास हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि देखो क्षेत्रफल सदिश किधर है, लंबवत और बाहर की ओर, ये किधर है, एक्स एक्स की ओर या फिर क्षैतिज दिशा में। तो दोनों बीच कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री बन रहा है तो फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, 0। ओके। और अगर एक कंडीशन लेता हूं, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, ई व एस प्रति समांतर, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, प्रति समांतर हैं, तो cos 180 का मान कितना होता है भाई, -1। तो फाई ई का जो मान है वो कितना आ जाएगा, -e इंटू एस। इसका मतलब देखो क्या है, ये हमारे पास क्षेत्रफल सदिश की दिशा, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये दिशा इधर है, ये दिशा इधर है, दोनों के बीच कौन बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 180। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये विद्युत क्षेत्र इसके अंदर जा रहा है, और अगर इसको हम ऐसे करें तो विद्युत क्षेत्र इससे बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर जाने वाला फ्लक्स हम धनात्मक लेंगे और अंदर जाने वाला फ्लक्स हम ऋणात्मक लेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई और एस अगर समांतर और प्रति समांतर हैं तब फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, और अगर हमारे पास दोनों एक दूसरे के लंबवत है तब बल का मान कितना होगा, 0। सीधी सीधी बात है। यहाँ पे माइनस है वो केवल ये बता रहा है, इनकी दिशा बता रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, निर्गत फ्लक्स धनात्मक। अब क्यों धनात्मक है ये समझ में आ जाना चाहिए। वह प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक लिया जाता है। ओके, ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब देखो इसकी एक परिभाषा लिख देता हूं सीधी सीधी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल
रेखाओं की संख्या गुजरने वाली रेखाओं की संख्या पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाती है। या फिर सीधी सीधी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल बल रेखाओं की या विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? हमारे पास विद्युत फ्लक्स। और यहाँ पे हम कुल वर्ड जोड़ दें तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये कुल बल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम किससे जानते हैं? विद्युत फ्लक्स। बात समझ में आ गई? अब देखो, विद्युत फ्लक्स को हम मात्रक से किस तरह से निरूपित करेंगे, उसका विमीय सूत्र क्या होगा वो देखते हैं हम। देखो, मात्रक और विमीय सूत्र हम हमेशा सूत्र से निकालते हैं। तो सूत्र हमारे पास क्या है? E इंटू एस। और E इंटू एस जो है वो क्या है? E हमारे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता और एस है वो क्षेत्रफल। तो विद्युत फ्लक्स, एक तो हमारे पास कौन सी राशि है? अदिश राशि, यानी कि उसकी कोई दिशा नहीं होगी, ठीक है ना। मात्रक की बात की जाए, देखो तो मात्रक फाई ई बराबर क्या पढ़ा हमने? E इंटू एस। ई का मात्रक क्या है भाई? ई का मात्रक क्या पढ़ा था हमने? न्यूटन पर कूलम। और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा मुझे? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, राइट। और देखो, एक ई का जो मात्रक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। तो फाई ई का क्या हो जाएगा भाई? ई का मात्रक तो हमारे पास वोल्ट पर मीटर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो क्या बचेगा? वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर? कोई भी मात्रक हम काम में ले सकते हैं। अच्छा, यहां से देखो विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होगा? न्यूटन, मैंने बताया था बल का विमीय सूत्र M1 L1 T-2, मीटर का L2, और कूलम जो होता है वो क्या होता है? A1 T1। इसको ऊपर ले जाओ, M1 L2 और 1 L3, T ऊपर जाएगा तो T-3 और A ऊपर जाएगा तो A-1। क्लियर? तो हमारे पास जो भी सूत्र है उस सूत्र से मात्रक निकाल लेंगे और उसी मात्रक से हम उसका क्या निकाल सकते हैं? विमीय सूत्र। ओके, अब देखो एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं कि ये कंडीशन तो वो है जब हमारे पास विद्युत फ्लक्स कब है? जब हमारे पास क्षेत्र है वो सममित आकृति का। सममित आकृति का मतलब समझ में आता है कि हमारे पास जैसे एक वर्त है, उसका क्षेत्रफल यानी कि एक सममित आकार का है, एक वर्ग है, आयत है। तो ये हमारे पास क्या है? सममित आकृतियां। तो इनसे गुजरने वाला फ्लक्स हम डायरेक्ट E डॉट S से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास असममित आकृतियां हों तब हमारे पास विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो देखो, असममित पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, देखो मान ले कि ये इस प्रकार की आकृति। अब इससे आपसे कहा जाए कि इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो E का मान तो मुझे पता है लेकिन S का मान मुझे नहीं पता, ये होगा ना। तब देखो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इस पूरे को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और एक टुकड़े से निकलने वाला फ्लक्स निकालकर सभी को अगर हम जोड़ दें तो कुल फ्लक्स का मान मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूं कि अगर मैं एक इसका जो क्षेत्रफल है एक टुकड़े का, जैसे मेरे पास ये टुकड़ा है और इसका क्षेत्रफल है डेल्टा S। कितना है? डेल्टा S। इससे निर्गत फ्लक्स क्या होगा भाई? देखो डेल्टा S अल्पांश, मैं यहाँ पे जो वर्ड लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना। अल्पांश का मतलब छोटा टुकड़ा से निर्गत फ्लक्स कितना होगा? मैं लिखता हूँ डेल्टा फाई E बराबर E डॉट डेल्टा S। ये तो एक छोटे से निकलना है, हमें किसका निकालना है? इस पूरे क्षेत्रफल से। पूरे क्षेत्रफल के लिए तो देखो कुल मान जो है, कुल फ्लक्स
उसके लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, सिग्मा ई डॉट डेल्टा एस। इसका मतलब समझ में आता है कि हमारे पास अगर n अल्पांश हैं, 1 से लेके n तक अल्पांश हैं, तो सभी से निर्गत फ्लक्स जो भी आएगा उन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल फ्लक्स का मान मिल जाएगा। इसकी बजाय देखो, अगर हमारे पास असममित आकृति है और उसको हम छोटे छोटे अल्पांश में न विभाजित कर कर समाकलन का उपयोग करें, किसका उपयोग करें, समाकलन का, तो इसी को देखो कुल फ्लक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डेल्टा को ds की फॉर्म में। ds से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो मेरे पास d फाई ई है। देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूं। हाँ, तो देखो मैं लिखता हूं d फाई ई बराबर ई डॉट ds। क्या मतलब इसका, ds क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स है वो कितना है, d फाई। तो हमारे पास टोटल एस से कितना होगा, तो टोटल निकालने के लिए इसका सीधा सीधा क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। समाकलन हम वन पृष्ठ का कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर इस तरह से चिन्ह लगा देंगे, ये वन पृष्ठ समाकलन को बताएगा। और ई डॉट डी एस, ओके, और डी फाई ई का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी एस, ओके। तो ये आ जाएगा मेरे पास विद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम इस टाइप का उदाहरण भी ले सकते हैं कि हमारे पास फ्लक्स का जो मान होगा वो क्या होगा जब हमारे पास आकृति है वो कैसी हो, सममित हो, असममित हो, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारे पास विद्युत फ्लक्स। अब देखो इसी सूत्र पे आधारित एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास कुल फ्लक्स का जो मान है वो क्या होगा अगर हमें एक कंडीशन दी हुई। देखो आपको कहा गया है कि हमारे पास एक बेलनाकार चालक है या बेलनाकार एक क्षेत्रफल है और उसको हमने विद्युत क्षेत्र में रखा है। देखो एक बेलनाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसको हमने रखा है कहां पर, समविद्युत क्षेत्र में। इसको हमने कहां पे रखा है, समविद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है। अब देखो आपसे कहा गया बेलन से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा, बेलन से निर्गत कुल फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो सीधी सीधी सी बात है कि यहां पर इस बेलन के पास तीन हमारे पास अल्पांश क्षेत्रफल है, एक इसका वक्र क्षेत्रफल 2 और एक इसका ये वर्ताकार 3। तो इसका मतलब ये हुआ, मान लिया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास है S1, इसका जो क्षेत्रफल है वो S2 और इसका जो क्षेत्रफल है वो S3। क्लियर, ठीक है। अब हमारा जो सूत्र है वो लगा दे। तो देखो बेलन के संपूर्ण क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स क्या होगा भाई, फाई ई। समाकलन करेंगे यानी कि पहले इसके अल्पांश छोटे से टुकड़े ds की बात करें, इसी तरह इसका एक छोटा सा टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल कितना है ds, इसी तरह एक छोटा सा इसका टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल कितना है ds। तो ds से निकाल के और उसका समाकलन करते हैं तो हमारे पास कुल मान आ जाएगा। तो S1 क्षेत्रफल के लिए ds से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो कितना है, E डॉट ds। S1 के ds क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स है वो E डॉट ds और पूरे S1 से है तो इसका क्या कर दिया हमने, समाकलन। ये समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि ds से निकलने वाला फ्लक्स हो इतना है और पूरे S1 से निकलने वाला फ्लक्स है वो इसका क्या कर दिया हमने, समाकलन, ओके। प्लस इसी तरह S2 के लिए, S2 के ds क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स है वो कितना है, E डॉट ds और पूरे S2 से निकलने के लिए इसका क्या कर दिया हमने, समाकलन। इसी तरह S3 के लिए आ जाएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिंपली अपने को अदिश गुणनफल है उसको खोलना है, इसको खोल दो। देखो फाई ई बराबर ई डॉट ds cos, कौन का मान क्या होगा,
S2 के लिए बात करें E इंटू डी एस इंटू कॉस, कोण का मान, और समाकलन S3 के लिए E डी एस और कॉस। देखो S और E की कोण की बात हो रही है। देखो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है S, ये ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश लंबवत और बाहर की ओर, तो S1 की दिशा किधर होगी भाई, ये होगी। E की दिशा भी यही है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर। समांतर है तो कोण का मान कितना, 0 डिग्री। क्लियर है। फिर देखो ये ऐसे है, तो ये हमारे पास वक्रीय पृष्ठ, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत और बाहर की ओर, ये तो अंदर की ओर है, तो बाहर की ओर का मतलब ये, तो S2 की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, यानी DS की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, और E की दिशा ये है, तो कोण कितना बना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोण बना 90 डिग्री। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, बाहर की ओर होगा, और E इधर है, तो इसका दोनों के बीच कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 180 डिग्री। सिंपल। 0, 90, मेन जो पॉइंट है वो यही है। देखो आगे गाउस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसमें भी डेरिवेशन जब हम आएंगे तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम काम में लेंगे, ठीक है ना। cos 0 का मान कितना, 1। E को मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा S1 ds प्लस cos 90 का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस cos 180 का मान -1, तो माइनस E बाहर आ गया, समाकलन S3 और ds। अब हमें पता है ds का समाकलन क्या होता है भाई, S माइनस ds का समाकलन S, और कुल फ्लक्स का मान आ गया वो 0। तो इस स्थिति में हमारे पास जो कुल फ्लक्स का मान आता है वो कितना आता है, 0 आता है। क्लियर है। तो सिंपल इस टाइप के हम क्वेश्चन है वो इस तरह से सोल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये लेंगे कि हमारे पास आवेश अगर सतत रूप में है, यानी कि सतत रूप का मतलब ये होता है कि अगर देखो एक निकाय है, उस निकाय में आवेश इस तरह से अलग अलग हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये तो हमारे पास कौन सा है, विविक्त रूप, डिस्क्रीट फॉर्म। और अगर यहीं पर आवेश कुछ इस तरह से है, तो ये कौन सा रूप है उसका, सतत रूप, यानी कि कंटिन्यूअस रूप है, ठीक है ना। तो इस स्थिति, ये स्थिति तो हम पढ़ चुके हैं। अगर ये स्थिति हमारे पास आती है तो उस स्थिति में कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो ये सब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, थैंक यू।